कुछ इस तरह के खून खराबे से शुरुआत हुई थी मुग़ल की हुकूमत। जब मुग़ल यहाँ पर आए तो उन्होंने कैसे अपना इस्टेब्लिश किया एम्पायर। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं वो है 1526 में हुए पानीपत की पहली लड़ाई का, जब अपने ही देश के राजाओं ने अपने पड़ोसी राजा इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए बाबर को न्योता भेजा, जिसके लिए बाबर मान गए और आ गए युद्ध में अपने साथ तोपें लेकर। और यही वो दौर था जब भारतीयों ने पहली बार एक रियल तोप देखी थी, और इसी हाईटेक हथियारों की वजह से इब्राहिम लोदी के सैनिक काफ़ी मात्रा में मारे गए। और आखिर फाइनली बाबर दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। दिल्ली पर कब्जा करते ही मानो पूरा भारत मुगलों की मुट्ठी में आ गया था। मुगलों का भारत में कब्जा जमाने में सबसे बड़ा हाथ हमारे यहाँ के राजाओं का ही था, क्योंकि वे लोग आपस में छोटे छोटे राज्यों को लेकर किसी न किसी बात पर लड़ते रहते थे, और इसी का फ़ायदा उठाया बाबर ने। उनके राजाओं पर हमला किया और एक एक करके उन पर कब्जा किया, और यहीं से शुरुआत हुई भारत पर मुगलों के शासन की। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मेक हिस्ट्री इंटरेस्टिंग। और क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वीडियो, तो प्लीज़ बने रहिए। क्लास 7th को तो देखना ही है, लेकिन दूसरे बच्चों को भी या दूसरे लोगों को भी ये ज़रूर जानना चाहिए कि मुग़लों ने कैसे हम पर अपना शासन किया, इंडिया पर। सो स्टे विद मी। अब देखते हैं फर्स्ट रूलर बाबर की कहानी। कौन थे बाबर? बाबर उर्फ उस्ताद अली कुली चेंगिस खान और तैमूर के मंगोल वंशज में से एक हैं। इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक और क्रूर राजा कहा गया, जो बचपन से ही वैसे काफी पराक्रमी थे। 12 साल की उम्र में ही यह अपने पिता की राजगद्दी संभाल रहे थे। उनके पिता उमर शेख थे और 1494 में उन्हें फरगना का बादशाह बनाया गया, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। लेकिन जल्दी ही उन्हें उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उज़्बेक्स ने उन पर हमला कर दिया। 1504 में उन्होंने काबुल, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, उस पर कब्जा कर लिया और वहां अपना झंडा लहरा दिया। पानीपत की लड़ाई के बाद उन्होंने फतेह हासिल की। पर आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगी, चाहे वो कितने भी क्रूर थे, लेकिन वह सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए थे। अपनी खुद की सेना और सैनिकों के परिवारों के लिए वह एक दरियादिल इंसान माने जाते हैं। इसी के चलते पानीपत में विजय पाने के बाद उन्होंने अपने काबुल के लोगों में खुशी मनाने के लिए चांदी के सिक्के बांटे। इसीलिए उन्हें कलंदर भी बुलाया जाता है, जिसका मतलब होता है दानवीर। पूरे भारत पर कब्जा करने वाले बाबर बहुत दिनों तक अपनी जीत को सेलिब्रेट नहीं कर पाए, और 1530 में एक बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई। बाबर की मौत के बाद पूरे भारत को संभालने का जिम्मा आया उनके बेटे हुमायूं के कंधे पर, जो हमारे सेकेंड रूलर हैं मुगल एम्पायर के। लेकिन हुमायूं के भी 3 छोटे भाई थे, और अपने पिता की इच्छा से उन्होंने कुछ राज्य अपने भाइयों को दे दिए। वह वैसे काफी शांत स्वभाव और सादे विचार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके भाइयों को यह कतई मंजूर नहीं था। उनके षड्यंत्र की वजह से उन्हें कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी, क्योंकि उनके भाई दिल्ली के तख्त के दीवाने थे और उनसे वो छीनना चाहते थे। हुमायूं पर कई बार जानलेवा हमला किया गया और उन्हें भारत से भागना भी पड़ा। आइए देखते हैं उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी। पहली लड़ाई 1539 में चौसा का युद्ध शेर शाह के साथ हुआ, जिसमें अपनी जान बचाने के लिए उन्हें युद्ध भूमि छोड़कर जाना पड़ा। फिर 1540 में फिर से शेर शाह से वह बुरी तरह हारे थे। इसके चलते उन्हें भारत से भागना पड़ा और छुपते छुपाते वह पहुंचे सिंध, जहां पर वह भेष बदलकर रहने लगे। वहीं पर 1542 में उनकी मुलाकात हिंदल के धर्मगुरु की बेटी हमीदा बानो से हुई, जिनसे लेटर ऑन उनका विवाह हो गया। और
इन्हीं से उन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका नाम रखा गया मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अब हुमायूं को भारत छोड़े लगभग 15 साल हो चुके थे और धीरे धीरे वहां पर राजाओं के सपोर्ट से उन्होंने अपनी एक सेना बनाई और हिम्मत करके उन्होंने कांधार पर आक्रमण किया, जिसका नतीजा उन्हें जीत के तौर पर मिला। 1555 में उन्होंने लाहौर पर भी विजय प्राप्त की और फाइनली फिर से वे दिल्ली के तख्त पर विराजमान हुए और भारत पर अपना राज्य जमाया। बट वो भी ज्यादा समय पर तक राज नहीं कर पाए, क्योंकि 1555 में अफीम के नशे में चूर हुमायूं अपने दिल्ली की लाइब्रेरी की सीढ़ी पर से फिसल गए। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस राजा की मृत्यु सीढ़ी से गिरने से हुई, तो वो है हुमायूं। उन्होंने दम तोड़ दिया सीढ़ी से नीचे गिरते ही और फिर उनकी बेगम हामिदा बेगम और अकबर ने दिल्ली में उनका मकबरा बनवाया, जिसे आज भी देश विदेश से लोग देखने आते हैं। हुमायूं के जाने के बाद फिर से मुगल शासन लड़खड़ाने लगा और इसी का फायदा उठाकर राजा हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसके तख्त को हासिल किया। उस वक्त अकबर महज 12 साल के थे और क्योंकि कोई दूसरा सम्राट नहीं था, मुगलों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन हुमायूं का सबसे वफादार सेनापति बैराम खान, उसने कुछ ही महीनों में अकबर को ट्रेनिंग भी दी, युद्ध की रणनीतियां सिखाई और एक मजबूत सेना स्टैब्लिश की। इसे देखकर या इसके बारे में सुनकर आपको जरूर कटप्पा की याद आएगी, जो हमने बाहुबली मूवी में देखा है। तो कटप्पा भी एक स्ट्रॉन्ग सेनापति थे और इसी की तरह बैराम खान ने भी अकबर को काफी सपोर्ट किया। अपनी तैयारी के साथ अकबर और बैराम खान ने 1556 में पानीपत में राजा हेमू की सेना पर आक्रमण किया। एक तरफ राजा हेमू की सेना थी जो बहुत ज्यादा मजबूत थी, तो दूसरी तरफ महज 13 साल के अकबर बैराम खान के साथ, जो युद्ध के दौरान भी उन्हें कुछ रणनीतियां सिखा रहे थे, उन्हें शिक्षा दे रहे थे। फाइनली अकबर को जीत हासिल हुई और फिर से मुगलों का राज्य भारत में स्थापित हो गया। मुगल सल्तनत अब एक नया मोड़ लेने जा रही थी, क्योंकि अकबर ने धीरे धीरे अपनी दरियादिली और युद्ध की रणनीतियों से न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान पर बट उनके दिल पर भी कब्जा कर लिया था। अकबर हमेशा से ही धर्मनिरपेक्ष राजा रहे हैं। उनकी राज्यसभा में कई हिंदू मंत्री भी थे, जिनमें से काफी जैसे बीरबल हुए, राजा तोडरमल हुए, बहुत सारे अलग अलग, मुल्ला दो प्याजा हुए, ऐसे बहुत सारे उनके नवरत्न भी हैं वहां पर। लेकिन हिंदू मंत्रियों को भी उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए एक नया धर्म या एक चीज स्थापित की, जिसका नाम रखा गया दिन इलाही, जिसका मतलब था सारे धर्म को मानना। बट वो भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। दिन इलाही के चलते ही उन्होंने एक जिजिया नाम का टैक्स हुआ करता था हिंदुओं पर, वो हटाया, जिससे हिंदू जो हैं वो अब किसी भी मंदिर में या जहां वो लोग जाना चाहते हैं वहां पर बिना टैक्स दिए जा सकते थे। तो ये टैक्स अकबर ने ही रिमूव किया था, जिजिया टैक्स बोला जाता है इसे। 1571 में उन्होंने बाजार और कुटीर उद्योग के लिए आगरा के पास एक सुंदर शहर बनवाया, जिसका नाम रखा गया फतेहपुर सीकरी। लेकिन पानी की कमी से यह शहर 15 साल ही आबाद रह सका। आज भी इस शहर की खासियत एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो है बुलंद दरवाजा। यह आकर्षण का केंद्र है। इसकी ऊंचाई 53.36 मीटर है और चौड़ाई 35 मीटर है। इसे अकबर ने 1605 में गुजरात में हुई उनकी जीत की खुशी में बनवाया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं शेयर करूंगी अकबर के बारे में, कि वह पूरी तरीके से अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी पूरा भारत उन्हें भारत की शान मानता है। 1605 में फूड पॉइजनिंग से उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें अकबर द ग्रेट शुरू से ही माना गया है, क्योंकि उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए धर्म
के लिए, धर्म के बचाव के लिए काफ़ी काम किए। इसके बाद इनकी गद्दी सौंपी गई उनके इकलौते वारिस सलीम को, जिनका अपने पिता से कुछ अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि अकबर को उनकी अय्याश मिजाजी पसंद नहीं थी। न ही सलीम को अकबर के द्वारा दिया गया अपना नाम पसंद था। अब डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट या सलीम के बारे में जानने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो में मिलना पड़ेगा मुझे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।